हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट कुछ वीडियो से हमने बहुत ही डिटेल में डिमांड को समझा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझा। आज इस वीडियो में हम कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे। किसी भी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। कंज्यूमर्स क्या करते हैं? कंज्यूमर्स करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड, जिसको हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस डिमांड को पूरा कौन करेगा? इस डिमांड को पूरा करेगा हमारा प्रोड्यूसर। कैसे? सप्लाई करके। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सप्लाई का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो क्या समझना है हमें? हमें समझना है सप्लाई। जैसे हमने डिमांड पढ़ते समय कुछ फीचर्स समझे थे डिमांड के, जैसे डिमांड होने के लिए एबिलिटी टू पे होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। उसी तरीके से सबसे पहले हम सप्लाई के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। तो फीचर्स ऑफ सप्लाई, क्या फीचर्स होने चाहिए सप्लाई के? सबसे पहला फीचर है सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। डिजायर्ड क्वांटिटी से क्या मतलब है? डिजायर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है विलिंगनेस टू सेल। यानी जो सप्लाई होती है वो एक इच्छा होती है, डिज़ायर होती है। ठीक है, वो बेचना चाहता है, एक्चुअल सेल्स नहीं होती है। एक्चुअल सेल्स नहीं है, वो क्या है? एक डिज़ायर है, विलिंगनेस टू सेल। वो कुछ क्वांटिटी को बेचना चाहता है, ना कि उसने बेच दिया। क्लियर ये पॉइंट? दूसरा फीचर है इट डज नॉट comprise of entire production of a product। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर एक एक्स लिमिटेड कंपनी है और वो सपोज मान लेते हैं पेन बनाती है, ठीक है, और उसने पेन बनाए 100 यूनिट्स। तो ये जो 100 यूनिट्स है इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। मतलब टोटल कितना प्रोड्यूस किया? टोटल प्रोड्यूस किया एक्स लिमिटेड ने 100 यूनिट्स, लेकिन उसमें से मार्केट में सिर्फ 80 यूनिट्स ही वो निकालना चाहता है, यानी वो रिटेलर को देना चाहता है। तो ये जो 80 यूनिट्स है इसको हम कहते हैं सप्लाई। यानी एक्स लिमिटेड ने 100 यूनिट्स बना के तो गोडाउन में रख लिए, लेकिन उस गोडाउन में से सिर्फ 80 यूनिट्स को वो बाहर निकालना चाहता है। 80 यूनिट्स को ही वो विलिंग टू सेल है। ठीक है, 80 यूनिट्स ही वो फिलहाल बेचना चाहता है। तो सप्लाई हम इसको कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंटायर प्रोडक्शन को हम सप्लाई नहीं कहेंगे, सिर्फ जितना वो बेचना चाहता है उस टोटल प्रोडक्शन में से उसी को हम क्या कहेंगे? सप्लाई। तो यहाँ पे 80 यूनिट्स की सप्लाई है, ना कि 100 यूनिट्स की सप्लाई है। क्लियर? थर्ड फीचर है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। जैसे डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस होता था, वैसे सप्लाई भी क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू प्राइस होता है। यानी कि ये जो 80 यूनिट्स है ये वो सप्लाई तो करना चाहता है, लेकिन किसी प्राइस पर। सपोज ये 80 यूनिट्स पर यूनिट ये 10 रुपीज़ पर सप्लाई करना चाहता है। क्लियर? ये जो 80 यूनिट्स वो सप्लाई करना चाहता था, वो कितने रुपीज़ पे सप्लाई करना चाहता है? 10 रुपीज़ पर। क्लियर? तो ये क्या हो गया? विद रिस्पेक्ट टू प्राइस हो गया।
यानी हम जब भी सप्लाई की बात करेंगे तो वो हमेशा किसी प्राइस के रिस्पेक्ट में होना चाहिए कि अगर ये प्राइस है तो इतना यूनिट मैं सप्लाई करना चाहता हूँ। फोर्थ पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। जैसे डिमांड विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड होता था, वैसे ही सप्लाई भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड यानी हो सकता है 1 आवर हो सकता है 1 डे हो सकता है 1 वीक हो सकता है 1 मंथ हो सकता है 1 ईयर हो। यानी कि सप्लाई हो सकती है एक दिन में हो इतने यूनिट्स, हो सकता है सप्लाई एक वीक में हो इसकी 80 यूनिट्स, हो सकता है एक मंथ में 80 यूनिट्स हो सकता है एक ईयर में 80 यूनिट्स हो। यानी सप्लाई हमेशा जब भी होगी वो किसी ना किसी टाइम पीरियड में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 80 यूनिट्स सप्लाई करना चाहता है वो, तो ये 80 यूनिट्स 10 रुपीज़ के हिसाब से बेचना चाहता है वो पर यूनिट, और पर वीक 80 यूनिट्स की सप्लाई करना चाहता है वो। क्लियर, समझ में आया? तो 80 यूनिट्स की सप्लाई करना चाहता है 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है, और पर वीक 80 यूनिट्स की सप्लाई करना चाहता है। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज़? तो सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि जो सप्लाई है वो विलिंगनेस टू सेल है, यानी कि वो बेचना चाहता है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि एंटायर प्रोडक्शन को हम सप्लाई नहीं कहते, सिर्फ जितना वो बेचना चाहता है, जितना वो मार्केट में उतारना चाहता है अपने प्रोडक्ट को, सिर्फ उसी को हम सप्लाई कहते हैं। तीसरा पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस होना चाहिए। सप्लाई हमेशा किसी न किसी प्राइस के रिस्पेक्ट में होगी, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि सप्लाई की डेफिनेशन क्या होगी। तो सप्लाई क्या होता है? सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर या फिर फर्म इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। अब इस डेफिनेशन में आप देखेंगे तो हमने सारे कंसेप्ट को क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। क्या? सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर और फर्म इज विलिंग टू सेल, बेचना चाहता है, एट अ गिवन प्राइस और ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। तो इसमें हमने क्या किया, सारे फीचर्स को इंक्लूड कर लिया और एक डेफिनेशन बना ली सप्लाई की हमने कि सप्लाई होता क्या है। अब जैसे डिमांड दो तरीके की हमने पढ़ी थी, इंडिविजुअल और मार्केट, वैसे ही सप्लाई भी क्या होती है, दो तरीके की होती है हमारे पास। कौन कौन सी? इंडिविजुअल सप्लाई और दूसरी कौन सी हमारे पास, मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई कौन सी होती है? इंडिविजुअल सप्लाई वो होती है जब एक प्रोड्यूसर या सेलर किसी एक प्रोडक्ट को बेच रहा हो। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड एप्पल की सप्लाई करना चाहता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिर्फ जब एक्स लिमिटेड करना चाहता है यानी एक सेलर करना चाहता है तो वो होता है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन अब एप्पल की सप्लाई एक्स भी करना चाहता है, वाई भी करना चाहता है, जेड भी करना चाहता है, ए भी करना चाहता है, बी भी करना चाहता है, सी भी करना चाहता है, और जितने भी मार्केट में एप्पल के सप्लायर हैं, जब सब मिलके एप्पल की सप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, मार्केट सप्लाई। क्लियर? प्रोडक्ट एक ही है दोनों में, सप्लाई सिर्फ एक प्रोडक्ट की हो रही है, एप्पल की, और यहाँ पे भी एप्पल की, सिर्फ नंबर ऑफ सेलर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर एक सेलर है, यहाँ पर बहुत सारे सेलर हैं, या फिर मार्केट में जितने भी सेलर हैं उन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मार्केट सप्लाई। क्लियर?
अब एप्पल की सप्लाई करनी है, सपोज 10 kg पर डे। ठीक है, एप्पल की सप्लाई करनी है 10 kg पर डे और प्राइस है 100 रुपीज़ पर kg। क्या है ये? एप्पल की सप्लाई है। ठीक है, इसमें हमें क्या मिल गया है? प्राइस भी मिल गया है, क्वांटिटी भी मिल गई है, टाइम पीरियड भी मिल गया है। क्लियर? तो एक परफेक्ट एग्जांपल किसका है? सप्लाई का। तो एप्पल की सप्लाई करनी है 10 kg पर डे और पैसा कितना मिलेगा? 100 रुपीज़ पर kg अगर मिलेगा तो मैं सप्लाई करूँगा 10 kg पर डे। क्लियर? ये हो गया एग्जांपल। अब सेलर को ये कैसे पता कि 10 kg ही सप्लाई करनी है, 12 क्यों नहीं करनी, 5 क्यों नहीं करनी, जैसे हमने डिमांड में समझा था। तो सेलर क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस क्वांटिटी को डिसाइड करता है? तो अब हम उसको समझते हैं और उसको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, या इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमें ये डिसाइड करा रहे होंगे कि क्वांटिटी 10 यूनिट्स होनी चाहिए, कि सप्लाई कितनी होनी चाहिए, वो फैक्टर्स अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी की प्राइस क्या है। जैसे हमने डिमांड में समझा था, डिमांड में क्या समझा था हमने कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है और प्राइस डिक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है। ये किस में हमने समझा था? डिमांड में। लेकिन सप्लाई में थोड़ा उल्टा होता है। सप्लाई में क्या होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी और प्राइस डिक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी से हमारा ये मतलब है कि अगर हमें ज़्यादा प्राइस मिल रहा होगा तो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, हम ज़्यादा क्वांटिटी की सप्लाई करेंगे। अगर हमें कम प्राइस मिल रहा होगा तो हम कम कर देंगे सप्लाई को। ठीक है, इस पॉइंट को हम बहुत ही डिटेल में अभी आगे समझेंगे। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। और इसमें क्या पढ़ा था हमने? डिमांड में, डिमांड में होता है हमारा नेगेटिव रिलेशन। सेकंड फैक्टर है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। इसका क्या मतलब है? सपोज एक प्रोड्यूसर है, वो दो चीज़ें बनाता है, पेन और मार्कर। अब इन दोनों को बनाने के लिए मान लेते हैं प्रोड्यूसर सेम रिसोर्सेज यूज़ करता है। मतलब प्लास्टिक भी आता है तो पेन में भी लग जाता है, मार्कर में लग जाता है, इंक भी आती है तो पेन में भी लग जाता है, मार्कर में भी लग जाता है। तो रिसोर्सेज क्या है? सेम है। यानी उसने एक फैक्ट्री लगा रखी है, इस फैक्ट्री से वो क्या क्या बनाता है? पेन भी बनाता है और मार्कर भी बनाता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि जो प्रोड्यूसर है वो एक ही रिसोर्सेज से, सेम रिसोर्सेज यूज़ करके अपनी फैक्ट्री में दो चीज़ें बनाता है, जो कि है पेन और मार्कर। अब सपोज पेन के प्राइस 10 रुपीज़ है, मार्कर के प्राइस 20 रुपीज़ है। इसमें उसे 2 रुपये का प्रॉफिट होता है, इसमें भी उसे 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। क्लियर? अब क्या होता है? अचानक से पेन की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं और पेन की प्राइसेस इंक्रीज़ होकर 12 रुपीज़ हो जाती हैं। ठीक है, मार्केट में जो प्राइस मिल रहा है वो पेन का, वो कितना हो गया? 12 रुपीज़। अब पहले कितना था? 10 रुपीज़, तो 2 रुपये का फ़ायदा होता था। लेकिन क्योंकि अब 10 से 12 हो गया है तो अब कितने रुपए का फ़ायदा हो जाएगा उसे? 2, और 2 यहाँ पे भी मिल गए हैं तो 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और मार्कर के प्राइस में कोई चेंज नहीं है तो प्रॉफिट अभी भी मार्कर में कितना है? 2 रुपये का। क्लियर? तो जैसे ही पेन के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो सेलर के लिए प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो जाता है या प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब जिसमें सेलर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो वही चीज़ प्रोड्यूस करेगा या वही चीज़ सेल करेगा या उसी चीज़ की सप्लाई करेगा। तो क्या हुआ
कि जैसे ही एक प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो वो क्या करता है, अपने दूसरे प्रोडक्ट की सप्लाई को कम कर देता है और जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता है उस प्रोडक्ट की सप्लाई को ज़्यादा कर देता है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे कि प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़ की वजह से भी, जब वो पहले सेम सप्लाई कर रहा था पेन और मार्कर की, अब वो क्या कर रहा है, पेन की ज़्यादा सप्लाई कर रहा है क्योंकि प्रॉफिट अब उसमें ज़्यादा मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स को देखकर भी अपनी सप्लाई को चेंज करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट के प्राइसेस को देखकर भी हम सप्लाई की क्वांटिटी को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, मार्कर की क्वांटिटी को कम कर दिया है और पेन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब पेन में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, रिसोर्सेज हम सेम लगा रहे हैं, सेम फैक्ट्री है, सेम मशीन है, लेकिन प्रॉफिट इसमें हमें ज़्यादा मिल रहा है तो उसकी सप्लाई करेंगे, इसकी सप्लाई हमने कम कर दी है। थर्ड पॉइंट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी सप्लाई इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है तो यूजुअली हमें लो कॉस्ट आ रही होगी, यानी हमारा प्रोडक्शन जो है सस्ते में हो रहा होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है। इसलिए हमने वो अडॉप्ट इसीलिए की है क्योंकि वो अपग्रेडेड है, कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही होगी। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा सप्लाई हो पाएगी। तो यानी कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और हम ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। और अगर हमारे पास ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और उसकी वजह से हमारी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा सप्लाई, जितनी कम टेक्नोलॉजी, जितनी ख़राब टेक्नोलॉजी या जितनी पुरानी टेक्नोलॉजी उतनी कम सप्लाई। और इसमें ऑब्सोलीट में क्या होगा, कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा आ रही होगी प्रोड्यूस करने में। क्लियर, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, खर्चे ज़्यादा होंगे, इसमें खर्चे कम होंगे। क्लियर, तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है कि सप्लाई हमारी क्या होनी चाहिए। फोर्थ फैक्टर है प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो जो चीज़ें हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगती हैं, जैसे हमें किसी ज़मीन पर प्रोडक्ट बनाएंगे, एक जगह चाहिए, हमें एक लैंड चाहिए जहाँ पर हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, उसके बाद उसे बनाने के लिए लेबर चाहिए, उसके बाद उस प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, कैपिटल यानी मशीनरी या पैसा। ठीक है, उसके साथ साथ एक हमारे पास एंटरप्रेनर होना चाहिए, एंटरप्रेनर यानी मालिक, उस जो प्रोडक्ट को बनाएगा। कोई हमारे पास एंटरप्रेनर होना चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए जो उस प्रोडक्ट को बनाएगा। तो ये क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जिस फैक्टर्स की हेल्प से हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो हमें ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो अगर इनके प्राइसेस में कोई चेंज आता है, सपोज लैंड का जो रेंट है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट पे असर आएगा, तो हमारा प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर, अगर हमारे लेबर जो है उनकी अगर हमें वेजेस इंक्रीज़ करनी पड़ गई तो ये किस पे इफ़ेक्ट करेगी, सीधे हमारे प्रोडक्ट पे इफ़ेक्ट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ लेबर को हम 10 रुपये वेजेस देते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट कितने में तैयार होता है, मान लेते हैं 50 रुपये में प्रोडक्ट तैयार होता है। ये है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितने में वो प्रोडक्ट बना। तो अगर लेबर की वेजेस इंक्रीज़ होकर 12 रुपये हो गई तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी 52 रुपीज़ की होनी चाहिए। तो जैसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो हमारी कॉस्ट भी किसी प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हो जाती है। या अगर
किसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो अगर प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमें प्रोडक्ट अब महंगा पड़ गया है, अब बनाना हमारा महंगा हो गया है। तो जब महंगा हो जाएगा तो हम सप्लाई कम करेंगे। लेकिन अगर प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाती हैं तो वही प्रोडक्ट सस्ते में बन रहा है, तो जो चीज़ सस्ते में बन रही है हम उसको ज़्यादा बनाएंगे। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम बोल देते हैं इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल में खर्चा होता है, या हमें प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो जो मटेरियल चाहिए होता है, अगर उसकी कॉस्ट में कोई चेंज आए, अगर रॉ मटेरियल इंक्रीज़ हो गया तो प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हो गई तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम कॉस्ट हो जाएगी तो हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे। तो प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर भी डिपेंड करता है कि हमारी सप्लाई की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। फिफ्थ फैक्टर है गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर। देखिए प्रोड्यूसर के ना गोल्स होते हैं अलग अलग। जैसे कभी कभी प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, या कभी कभी प्रोड्यूसर मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। ठीक है। तो गोल्स भी प्रोड्यूसर के अलग अलग होते हैं, तो वो अपने गोल्स के हिसाब से एडजस्ट करता है कि सप्लाई क्या होनी चाहिए। सपोज जब वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती है मार्केट में तो उसकी सप्लाई वो इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट ही तो मैक्सिमाइज़ करना चाहता है वो। ठीक है। अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएगी किसी प्रोडक्ट की और मेरी कॉस्ट उतनी लग रही है तो मेरे लिए अब प्रॉफिट मार्जिन तो इंक्रीज़ हो गया, तो ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर दूंगा, ज़्यादा बेचना चाहूँगा मैं। क्लियर। तो ये क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है तो वो क्या करेगा, प्राइसेस जब इंक्रीज़ होंगी तो वो क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देगा। क्लियर। लेकिन अगर जब वो मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, जैसे क्या किया, जैसे जियो ने मार्केट कैप्चर किया। पहले क्या किया, फ्री में सामान बेचा, उसके बाद थोड़े चार्जेस लगाए, उसके बाद चार्जेस और इंक्रीज़ कर दिए। ठीक है। तो जियो ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, मार्केट कैप्चर। तो जब मार्केट कैप्चर करनी होती है तो वो प्राइस को नहीं देखता है, वो सिर्फ सप्लाई करता है। ठीक है। तो अगर उसको प्राइसेस कम भी मिल रहे हो या कांस्टेंट भी मिल रहे हो तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता जाएगा, सप्लाई वो करता जाएगा। तो गोल्स पर ये डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के कि वो कितनी सप्लाई करना चाहता है। अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेगा जब प्राइस इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर वो मार्केट को कैप्चर करना चाहता है तो वो प्राइस को डिटरमाइन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ मार्केट कैप्चर करने के लिए अपनी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है। अब इन्हीं फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, एक फंक्शन में डाल देंगे और सप्लाई फंक्शन बन जाएगा, जैसे हमने डिमांड में किया था। तो अब हम क्या समझते हैं, सप्लाई फंक्शन। क्या होता है सप्लाई फंक्शन? सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ, यानी एक मशीन में डाले हमने क्या, कुछ फैक्टर्स, यानी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। अगर हमने प्राइस डाला एक्स की तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्वांटिटी कितनी सप्लाई करनी है हमें, क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या पढ़ा हमने, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़। तीसरा फैक्टर क्या पढ़ा हमने, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमने अगला फैक्टर्स क्या पढ़ा, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर। तो ये क्या है, ये सारे हैं वो फैक्टर्स जो कि सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। हम किसी फंक्शन में अगर हम ये फैक्टर्स को डाल दें तो वो ये हमें बता देगा कि कितनी सप्लाई करनी चाहिए किसी प्रोडक्ट की।